हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नीरू चौधरी और हम पढ़ रहे हैं डिस्कनेक्शन के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो कीमो सेलेक्टिविटी है। कीमो सेलेक्टिविटी के अंदर हम लोग गाइडलाइन 1, 2, 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग गाइडलाइन 4 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर दो आइडेंटिकल ग्रुप्स आ जाते हैं किसी कंपाउंड के अंदर, एक ही रिएक्ट करे तो वो कब कब कर सकता है, उसके लिए क्या केसेस हो सकते हैं, वही हम स्टडी करने वाले हैं अब आगे। कि अगर दो आइडेंटिकल ग्रुप्स आते हैं तो उनमें से एक रिएक्ट किन किन सिचुएशंस के अंदर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए, एग्जाम्पल को समझ लेते हैं पहले तो इजीली समझ में आ जाएगा। ये आपके सामने एक कंपाउंड है जिसका हम करवा रहे हैं नाइट्रेशन। जब हम इसका नाइट्रेशन करवाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो इलेक्ट्रोफाइल ऐसी जगह पर जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है। और ये जो ग्रुप है ये कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग है। नाइट्रो का आपको पता है ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ पर आएगा, मेटा के ऊपर, यहाँ पर या फिर यहाँ पर, दोनों में से किसी एक जगह पर ही आ सकता है। तो यहाँ पर हमारा ये नाइट्रो ग्रुप आ गया। अब क्या होगा, ये जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर दो नाइट्रो ग्रुप्स हैं, तो अगर हम इसका रिडक्शन करवाते हैं तो ये बढ़िया सबस्ट्रेट है, क्योंकि रिडक्शन के अंदर क्या होता है, एक तरीके से उस कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब जब इसका रिडक्शन होगा तो यहाँ पर रिडक्शन दोनों ही सेम ग्रुप्स हैं, तो दोनों में से किसी एक का होगा। उसके लिए हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड काम में लेते हैं। ये एक इसी पर्पस के लिए काम में आता है। ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, इसमें हम केवल एक ही ग्रुप का रिडक्शन करवाना चाहते हैं। ठीक है, रिडक्शन करवाएंगे तो सबसे पहले तो एक ही ग्रुप का होगा, यहाँ पर ये हो गया। अब हम ये कह रहे हैं कि केवल NO2 ग्रुप का ही रिडक्शन हुआ। क्यों रिडक्शन हुआ, फर्दर इसका आगे रिडक्शन क्यों नहीं हुआ, उसका रीजन ये है कि यहाँ पर तो ये दोनों NO2 ग्रुप जो थे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स थे। ठीक है, तो यहाँ पर जब रिडक्शन हुआ तो इजीली हो गया, लेकिन अब NH2 ग्रुप लग गया है और NH2 ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। तो इस सिचुएशन के अंदर रिडक्शन अब उतना इजीली नहीं होगा जितना इजीली यहाँ पर इस कंपाउंड का हुआ था, मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन का। ठीक है, तो केवल पार्शियल रिडक्शन ही होता है अगर हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड लेते हैं तो, क्योंकि एनिलीन बन जाएगा और एनिलीन बनने के बाद में फिर इसका फर्दर रिडक्शन नहीं होता। ओके, अब हम इसके लिए पढ़ सकते हैं जो यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, 1 of 2 identical groups may react if the product is less reactive than the starting material। दो आइडेंटिकल ग्रुप्स में से केवल एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो रिएक्ट करता है अगर जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो लेस रिएक्टिव हो स्टार्टिंग मटेरियल के कंपैरिजन में। और ये हमारा जो प्रोडक्ट बना है ये लेस रिएक्टिव है। क्यों लेस रिएक्टिव है ये मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर NH2 ग्रुप में ये कन्वर्ट हो गया है और NH2 ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इसका +R इफेक्ट लगता है। क्या लगता है, +R, जिससे बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो अब ये उतना डेफिशिएंट नहीं रहा ये कंपाउंड जब ये मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन जितना डेफिशिएंट था। ओके, तो यहाँ पर फास्टली रिडक्शन हो गया था कंपैरेटिवली इसके। आगे इसको पढ़िए, रिडक्शन इन्वॉल्व्स एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट से एक्सेप्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो द प्रोडक्ट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप एंड सो इज रिड्यूस्ड मोर स्लोली देन द स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक है, तो अब आपको ये लैंग्वेज पढ़ने के बाद में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या कहा हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। अब यहाँ पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो अभी ये उतना डेफिशिएंट नहीं है, इसलिए इसका रिडक्शन अब उतना इजीली नहीं होगा, स्लो होगा। ओके, तो इसका फास्टली होगा। तो इस कंडीशन के अंदर केवल एक ही ग्रुप का क्या होता है, रिडक्शन होता है। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फॉर दिस पर्पस इज सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है इस पर्पस के लिए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर
it decreases the reactivity of molecule as compared to the starting compound। यहाँ ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या कहा है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर प्लस m जो है किसका लग रहा है? NH2 का लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर बात कहिए किसके लिए कहिए? इस कंपाउंड के लिए। यहाँ पर जो NH2 है इसका क्या लग रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है ये, जिसकी वजह से इट डिक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू द स्टार्टिंग कंपाउंड। इसके कंपैरिजन में ये जो कंपाउंड है अब इसकी रिएक्टिविटी स्लो हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर? चलिए, होप सो आप लोगों को गाइडलाइन 4 क्लियर हो गई होगी। अब हम गाइडलाइन 5 पे आते हैं। One of two identical functional groups may react with one equivalent of reagent। हमने अभी जो 4th गाइडलाइन में कहा था उसके अंदर हमने कहा था दो आइडेंटिकल ग्रुप्स जो होते हैं उनमें से एक फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करे। उस कंडीशन में क्या था कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो लेस रिएक्टिव है, तो वो फर्दर आगे सेकेंड जो उसका सेम ग्रुप है वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि दोनों में से केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट कर रहा है। कब? जब हम केवल एक ही वन इक्विवेलेंट ऑफ रिएजेंट को लेते हैं तब। ठीक है, तो ऑप्शन ही नहीं है ना, हमने लिया ही केवल एक इक्विवेलेंट है, दो फंक्शनल ग्रुप है, तो एक ही अगर रिएजेंट लेंगे वन इक्विवेलेंट तो रिएक्शन केवल एक ही तो ग्रुप कर पाएगा। दिस इज एन अनरिलायबल मेथड बट इफ सक्सेसफुल it avoids protecting groups और राउंड अबाउट स्ट्रैटेजी। क्या कह रहा है कि ये जो मेथड है ये अनरिलायबल मेथड है, इसके अंदर कोई श्योरिटी नहीं है कि जो भी कोई प्रोडक्ट बनने वाला है उसमें से दोनों में से कौन सा ग्रुप जो है वो रिएक्ट करेगा। हालांकि दोनों ग्रुप्स बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है ना, ये मस्ट कंडीशन है इस 5th गाइडलाइन के अंदर। जो ये आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, बिल्कुल आइडेंटिकल होने चाहिए। ठीक है, ये आइडेंटिकल वर्ड का मतलब भी मैं अभी आपको समझाऊंगी। बट इफ सक्सेसफुल, मान लीजिए हमने इस तरीके से लिया कि कोई कंपाउंड था जिसके अंदर तो आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप्स थे, तो हमने वन इक्विवेलेंट रिएजेंट ले लिया। ठीक है, और हमारी जो रिएक्शन है वो सक्सेसफुल भी हुई, केवल उनमें से एक ही ग्रुप के ऊपर रिएक्शन हुई। तो हम फिर प्रोटेक्टिंग ग्रुप या कोई दूसरा इनडायरेक्ट मेथड, राउंड अबाउट स्ट्रैटेजी का मतलब है कोई इनडायरेक्ट मेथड फिर हम यूज नहीं करते। मतलब कि हम पहले एक ग्रुप के ऊपर प्रोटेक्टिंग ग्रुप को लगाएं फिर उसको हटाएं, तो ये सारा काम फिर हम नहीं करते। अगर मान लीजिए रिएक्शन सक्सेसफुल हो रही है तो ठीक है, फिर हम उसी तरीके से उसको करते हैं। ओके, two groups must be identical and must be separated from one another। इसके लिए ये मस्ट है कि जो दो ग्रुप्स, हम जिन दो ग्रुप्स की हम बात कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए? आइडेंटिकल होने चाहिए और सेपरेट होने चाहिए एक दूसरे से। ठीक है, आप यहाँ पर ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये डायऑल है, दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस पर हैं। ठीक है, एकदम पास पास भी नहीं है, एडजेसेंट पे भी नहीं है, मतलब थोड़ा डिस्टेंस है। ठीक है, सेपरेटेड है एक दूसरे से और दोनों सेम है। मतलब ये जो कार्बन है जिसके ऊपर OH लगा हुआ है उसका नेचर और यहाँ पर जो कार्बन है उसका नेचर बिल्कुल सेम है। मतलब दोनों ही OH जिस कार्बन पे लगे हुए हैं वो बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंपाउंड कैसा हो गया जिसके अंदर दो ग्रुप्स लगे हुए हैं और वो दोनों ही आइडेंटिकल है। ओके, आगे देखिए, यहाँ पर हम सोडियम ज़ाइलिन लेते हैं और ये केवल वन इक्विवेलेंट लेते हैं हम इसका। ठीक है, क्योंकि हम इसका वन इक्विवेलेंट लेंगे तो हम देखेंगे फिर आगे क्या होता है। जब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, यहाँ पर एज अ बेस यहाँ बिहेव करेगा और यहाँ से इस H को रिमूव कर देगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा? O नेगेटिव, जो कि एक क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। और जब हम इसकी एल्काइल हैलाइड, यहाँ पर जो हमने लिया है इथाइल ब्रोमाइड लिया है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे इथाइल के कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और Br यहाँ से बाहर निकल जाएगा। कौन सी रिएक्शन होगी? SN2 रिएक्शन होगी। ओके, अब यहाँ पर ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो ये जो कंपाउंड हमको जो मिला है प्रोडक्ट, इसमें क्या हो गया है? एल्काइलेशन हो गया है। एल्काइलेशन से हमें क्या मिला है? हाइड्रोक्सी ईथर मिला है। हाइड्रोक्सी ग्रुप एज इट इज है और ये ईथर का फॉर्मेशन हो गया है। अब आप इसकी थ्योरी पढ़ के देख सकते हैं। द डायऑल कैन बी, डायऑल कौन सा? 21 नंबर का, can be monoalkylated in reasonable yield by using one equivalent
of sodium in xylene to generate mostly the monoanion। जब हम ये लेते हैं तो मोस्टली मोनोएनायन का ही फॉर्मेशन होता है। हालांकि डाई एनायन भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने सोडियम ज़ाइलिन का जो लिया है रिएजेंट वो 1 इक्वलेंट लिया है, तो पॉसिबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा मोनोएनायन के फॉर्मेशन की होती है। ठीक है, बस ये रिएक्शन हो गई है। यहाँ पर आप और ये देखिए, एडिंग द एल्काइल हैलाइड गेव एन एक्सेप्टेबल यील्ड ऑफ हाइड्रोक्सी ईथर। ये एल्काइल हैलाइड हमने लिया जिसपे क्या हुई, रिएक्शन हुई और हाइड्रोक्सी ईथर 23 नंबर का जो ये कंपाउंड है हमारा फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये जो सिंथेसिस है ये काम में आता है सिंथेसिस ऑफ विटामिन ई के। ठीक है, विटामिन ई का जो सिंथेसिस होता है उसके अंदर इस तरीके से 2 OH ग्रुप्स होते हैं। मतलब ये वाली जो रिएक्शन है ये विटामिन ई के सिंथेसिस में काम आती है। ओके, तो आपकी गाइडलाइन 5 कंप्लीट हो गई है। गाइडलाइन 6 देखिए क्या है। गाइडलाइन 6 के अंदर देखिए, आप थोड़ा सा रिपीट करिए। देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा अपना रिवाइज करिए जो अभी हमने पढ़ा था। गाइडलाइन 4 के अंदर हमने क्या देखा कि 2 जो आइडेंटिकल ग्रुप्स थे उनमें से जो रिएक्शन कर रहा था वो एक ग्रुप रिएक्शन कर रहा था। रीजन क्या था उसका कि वाला प्रोडक्ट था वो लेस रिएक्टिव था। ठीक है, अगर वो लेस रिएक्टिव होगा फर्दर रिएक्शन होगी ही नहीं। ठीक है, फिर हमने पढ़ी गाइडलाइन 5। गाइडलाइन 5 के अंदर क्या है कि 2 जो आइडेंटिकल ग्रुप्स होते हैं उनमें से केवल एक पे ही रिएक्शन होती है, क्योंकि हम 1 इक्विवेलेंट क्या लेते हैं, रिएजेंट लेते हैं। अब हम गाइडलाइन 6 पढ़ने वाले हैं जिसमें क्या है, यहाँ पर भी 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स ही होंगे, लेकिन हम उसका एज एक डेरिवेटिव यूज करते हैं जिसमें क्या होता है, एक ही जो ग्रुप है वो रिएक्ट करता है। ठीक है, तो इसके अंदर एक वेल नोन एग्जाम्पल है जिसको हम यूज करते हैं, तो उसी का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। With 2 identical functional groups is to use a derivative which can react once only। हम यहाँ पर यूज करते हैं एक डेरिवेटिव जो कि रिएक्ट करता है केवल एक बार। ओके, देखिए मोस्टली हम यहाँ पर एक साइक्लिक एनहाइड्राइड यूज में लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर पढ़िए आप इसको। अ साइक्लिक एनहाइड्राइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। रिएक्शन समझ लेते हैं, आसानी होगी ये लैंग्वेज को समझने में, है ना। देखिए यहाँ पर ये जो हमने लिया है ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, इस सक्सिनिक एसिड के अंदर ये 2 COOH ग्रुप लगे हुए हैं। अब हम इसका करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन, जिससे किसका फॉर्मेशन होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो साइक्लिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हुआ है ये इसका हमने क्या बना दिया, डेरिवेटिव बना दिया। हमने डाइकार्बोक्सिलिक कंपाउंड जो था जिसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप थे COOH, दोनों आइडेंटिकल हैं। अब इस कंपाउंड का हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इसको एक डेरिवेटिव के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। जब ये साइक्लिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है, अब हम इसकी जब रिएक्शन करवाते हैं तो इसके अंदर केवल एक ही जो है वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये डेरिवेटिव है। अब आप इसको देखिए किस तरीके से, यहाँ पे हमने ये लिया है मिथेनॉल। मिथेनॉल का जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन किस तरीके से होगी, आप लोगों को थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये जाके अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होंगे और उसके बाद में यहाँ से जब ये वापस से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मैं आपको इसको थोड़ा और अच्छे से बताती हूँ। देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये एनहाइड्राइड है, जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे मिथेनॉल से तो मिथेनॉल की जो इलेक्ट्रॉन से ये अटैक करेंगे इस कार्बन के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, दोनों में से किसी भी कार्बन के ऊपर, चाहे इस कार्बन के ऊपर या इस कार्बन पे, दोनों में से किसी पे भी अटैक कर सकता है, सेम ही है। अब जब ये इस पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, देखिए O नेगेटिव, यहाँ पर आ गया OMe, यहाँ H लगा हुआ है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन, ये ठीक है। अब यहाँ से ये H रिमूव हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा,
जब ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन लेके निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी हो रही है, एस्टर ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल आया है और फिर ये वाला जो ग्रुप है ये यहाँ से हट गया। ठीक है, ये यहाँ से हट गया, तो SN2 एडिशन एलिमिनेशन यहाँ पर हो रहा है। अब क्या होगा, इसमें कन्वर्ट हो गया, यहां से जो H निकला था वो यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर ये COOH में कन्वर्ट हो गया और ये एस्टर के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये जो एस्टर में कन्वर्ट हुआ है एक एसिड में ही है, तो हम इसको कह सकते हैं हाफ एस्टर कह सकते हैं कि दो COOH ग्रुप थे, उनमें से एक का क्या हो गया, एस्टरिफिकेशन हो गया। तो जब एक का एस्टरिफिकेशन हो जाता है तो इस कंपाउंड को हम क्या कह सकते हैं, हाफ एस्टर कह सकते हैं। ठीक है, इसका हम फर्दर अगर चाहें तो मान लीजिए SOCl2 से रिएक्शन करा दूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH की जगह पर हैलाइड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्लोरीन आ गया, यहाँ पर OMe है। ठीक है, तो जो ये मैंने आपको सिंथेसिस ये जो रिएक्शन बताई है यही यहाँ पर मैंने यही समझाई है। देखिए इसने यहाँ पर अटैक करा तो यहाँ पे COOMe आ गया और ये COOH में कन्वर्ट हो गया। फिर हमने SOCl2 से रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था COOH उसमें से OH जो है वो Cl से रिप्लेस हो गया, सब्सटीट्यूट हो गया, यहाँ पर ये रिएक्शन हो गई, COCl बन गया और ये आपका 25 नंबर का कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, जिसको हम और क्या कह सकते हैं, हाफ एसिड कह सकते हैं। ठीक है, ये हाफ एसिड क्लोराइड कह दें हम इसको, या फिर इस कंपाउंड को हम क्या कह देते हैं, हाफ एस्टर कह देते हैं। ठीक है, देखिए इसको पढ़िए, when the anhydride has combined once with a nucleophile, जब एनहाइड्राइड कंबाइन होता है न्यूक्लियोफाइल के साथ में तो ये फॉर्मेशन होता है, द प्रोडक्ट इज नो लॉन्गर रिएक्टिव। ये जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है अब ये उतना रिएक्टिव नहीं है जितना रिएक्टिव ये इस कंडीशन में था जब दो रिएक्टिव ग्रुप्स थे। अब यहाँ पर ज्यादा रिएक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये एक का एस्टरिफिकेशन हो गया, तो अब एक ग्रुप तो एस्टर बन गया जबकि एक ही ग्रुप अब क्या बचा है, COOH। तो एक ग्रुप की ही रिएक्शन हुई है यहाँ पर, तो ये रिएक्टिव भी कम है, तो इसकी तरह अब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट आगे फर्दर नहीं करता। ठीक है, फर्दर रिएक्शंस कैन मेंटेन द डिस्टिंक्शन। ये जो दोनों ग्रुप्स हैं आगे हम इसके अगर फर्दर रिएक्शन देखें, जैसे कि इससे ये बना तो यहाँ पर भी ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, ये हाफ एसिड कहते हैं हम इसको। इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पर समझनी थी वो ये थी कि जब दो ग्रुप्स आइडेंटिकल हों और उसको हम चाहते हो केवल एक ही ग्रुप रिएक्शन करे तो हमने उसका क्या यूज कर लिया, एक डेरिवेटिव यूज कर लिया। जब हमने इसका एनहाइड्राइड यूज किया तो केवल एक ही ग्रुप के ऊपर, एक ही कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर रिएक्शन हुई है, दूसरा एज इट इज ही है। ठीक है, बस यहाँ पर ये समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये देखिए, ये आपके सामने एक कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन हमने साइक्लिक एनहाइड्राइड से करवाई है, लिया है AlCl3। इन दोनों से मिलकर किसका फॉर्मेशन होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा। यहाँ पर इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन का क्या लगेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव इफेक्ट लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ पैरा के ऊपर क्या होगा, इससे जो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पर आएगा। तो इसका डिटेल में देखते हैं रिएक्शन। यहाँ पर क्या हुआ है, ये एनहाइड्राइड है, इसके ऊपर ये AlCl3 लुईस एसिड जो है ऑक्सीजन के पास में जाएगा क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है, तो ये जाएगा यहाँ पर, तो ये बन गया। और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 3 बॉन्ड्स हो गए यहाँ पर। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑक्सीजन लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, ये बन जाएगा। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और ये बनेगा। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये वाली साइड किसकी तरह बिहेव करेगी, ये वाली इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी। तो अब अटैक कौन करेगा, यहाँ से अटैक होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया है कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि इसमें से बना है, यहाँ पे ये मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया है डिटेल में। तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो यहाँ पर अटैक करेगा और एसाइलेशन होगा इसका। तो ये जो ग्रुप है CO,
ये CO और ये बाकी पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ से H जो है वो रिप्लेस होगा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इस तरीके से 26 नंबर का कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी बहुत ही अच्छे से दे देता है एनहाइड्राइड, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज ऑल्सो इफेक्टिव ऑन एनहाइड्राइड्स एंड गोज वंस ओनली विद साइक्लिक एनहाइड्राइड्स, ठीक है। केवल एक ही बार ये रिएक्शन होगी, एक ही ग्रुप अटैक करेगा। कंपाउंड 26 वाज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ फंजीसाइडल कंपाउंड्स, इसका यूज किया जाता है फंजीसाइडल कंपाउंड्स के अंदर। 7 ये सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, 2 ग्रुप्स हैं, लेकिन हमने यहाँ पर आइडेंटिकल वर्ड यूज नहीं किया है, केवल हमने कहा है 2 ग्रुप्स हैं, आर नियरली बट नॉट क्वाइट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल नहीं है, केवल वो पास पास हैं, ठीक है। एज इन 27, जैसे कि इस कंपाउंड के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है जिसके ऊपर OH लगा हुआ है, ये एक साइड तो CH3 है और जबकि CH2 है इस साइड। यहाँ पर इसको देखें तो यहाँ पर CH2 है, यहाँ भी CH2 है, ठीक है, जबकि C2H5 कह सकते हैं इसको पूरे को, जबकि यहाँ पर CH3 है। तो ये वाला कार्बन जिसपे OH है और ये वाला कार्बन जिसपे OH है, ये दोनों ही डिफरेंट है, तो ये आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है। अब हम इसका अगर मान लीजिए इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो कोई श्योरिटी नहीं है कि ये वाला ग्रुप रिएक्ट करे या ये वाला ग्रुप रिएक्ट करे। तो इस तरीके की रिएक्शंस को हम नहीं करते जिसमें कोई श्योरिटी नहीं होती कि इनमें से क्या केवल एक ही ग्रुप जो है वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। हम इस तरीके से डायरेक्ट रिएक्शन इसमें नहीं करवाते। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये OH और ये OH जो है आइडेंटिकल नहीं है, तो यहाँ भी हम इस तरीके की रिएक्शंस को नहीं करवाते हैं, ये अवॉइड किया जाता है इस तरीके की रिएक्शंस को करवाना। तो होप सो आप लोगों को ये सारी गाइडलाइंस जो हैं कीमो सेलेक्टिविटी के अंदर 1 to 7 समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।